सीधे आपको लेकर चलेंगे अपने सहयोगी अखिलेश के पास। अखिलेश। बिल्कुल रोमाना, तो तमाम जो अतिथियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है वो भी हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। भारत मंडपम की तस्वीर भी है। और आशीष, ये जो मेहमान अभी पहुंचे हैं कुछ देर पहले, आप उनके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? बिल्कुल, जो तस्वीरों में दर्शकों को दिखाई दे रहे हैं एग्जैक्टली यही सीक्वेंस होगा। प्रधानमंत्री मोदी सबको एक एक रिसीव करेंगे। सबसे पहले मेहमान जो दिखाई दे रहे हैं वो एडीबी बैंक के प्रेसिडेंट यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट ओसाकावा है। और इसके बाद में आपको जो दूसरे अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस हैं यानी कि WTO हो, साथ ही साथ WHO हो, ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस के चीफ आपको दिखाई देंगे। और उसके बाद में जो इनवाइटेड कंट्रीज हैं और फिर मेंबर कंट्रीज आएंगे, और जिसमें कि यूरोपीय यूनियन 20वां देश होगा। तो इस तरह से क्योंकि न केवल देश बल्कि आप पूरे के पूरे ये बैकड्रॉप बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं पिछले 4 से 5 G20 विदेश में कवर कर चुका हूं और इस तरह का बैकड्रॉप मैंने नहीं देखा। ये एक मौका है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर को लेकर, जो कि भारत की तरफ से बहुत ही लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया जा रहा है। ऐसे ही नहीं कोई बैकड्रॉप चूज कर लिया गया है, ये एक भारत की संस्कृति साथ ही साथ इतिहास को भी बताता है पूरे विश्व के लिए। प्रधानमंत्री मोदी को और पूरे की पूरी सरकार को यह पता है कि ये तस्वीरें न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में जा रही हैं, और इसीलिए इस तरह से चाहे वो बैकड्रॉप हो, पूरा भारत की तरफ से इतिहास, संस्कृति और भविष्य को लेकर ये एक मैसेजिंग देने की कोशिश की जा रही है पूरे विश्व को। बिल्कुल, तो तमाम मेहमानों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं एक एक करके ये तमाम मेहमान पहुंच रहे हैं। अब अलग अलग देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो भी कुछ देर में यहां पहुंचने शुरू हो जाएंगे। यानी भारत मंडपम में आप देख रहे हैं हलचल कितनी तेज है। और ये देखिए पीछे जो बैकड्रॉप है उसमें भी आप देख रहे हैं तमाम चीजों का अपना तस्वीर देख रहे हैं। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की MD क्रिस्टलिना को आप देख रहे थे, वो भी पहुंच गई हैं यहां पर। और कल जब ये एयरपोर्ट पर पहुंची थी तो फिर भारतीय संस्कृति से इतना खुश हो गई थी कि वहां पर जो लोक नृत्य हो रहा था उस पर खुद को थिरकने से रोक नहीं पाई थी। तो ये IMF की MD को आपने देखा, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, वो भी पहुंच गई हैं यहां पर इस मंच पर। और जिस तरीके से आशीष बता रहे थे कि पहले जो संगठन हैं, जो 14 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके जो मुखिया हैं वो पहुंच रहे हैं यहां पर। और इस बार के एजेंडे में आशीष G20 समिट में महत्वपूर्ण ये भी कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म को लेकर भी बात की जाए, विश्व बैंक IMF में सुधार को लेकर भी बात की जाए। अच्छा, जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी कि कल की वो तस्वीर आप देख रहे हैं यहां पर, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा की कल की तस्वीर, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की MD हैं और आज ये भारत मंडपम में पहुंच गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैंडशेक करते हुए यही सिलसिला रहने वाला है। और उसके बाद तमाम मेहमान जो हैं वो अंदर कक्ष की ओर जाने से पहले जहां पर वो ग्रुप फोटो होगी उस तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल को आप देख रहे हैं, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। को आप देख रहे हैं इस वक्त, वो भी पहुंच गए हैं इस मंच पर भारत मंडपम में। इस वक्त यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र महासंघ के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस पहुंच गए हैं भारत मंडपम के भीतर। आशीष। जी हाँ, बिल्कुल, ये तस्वीरें बड़ी महत्वपूर्ण है। और इसके ठीक पहले रोमाना जब आप जिक्र कर रही थी तो मैंने देखा कि प्रधानमंत्री ने बड़ा हंस करके ऐसा जेस्चर पास किया जैसे उन्होंने खुद कहा हो कि मैंने कल आपको नाचते हुए तस्वीरों में देखा, और बड़ी एनर्जी के साथ आ रही थी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल सामने आ रहे हैं और बड़ी डिफाइनिंग इमेजेस हैं। और थोड़ी देर पहले जैसे मैं और आप जिक्र कर रहे थे, मुझे लगता है कि वर्ल्ड ऑर्डर तो छोड़िए, हमारे इमीडिएट नेबरहुड में ये तस्वीरें देख करके बड़ी बेचैनी हो रही होगी। देखिए तस्वीरें, प्रधानमंत्री कितनी गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं और दोनों के चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट है, कई दफा मिल चुके हैं यूनाइटेड नेशंस में, और ये रिफ्लेक्टिव है भारत की पोजीशनिंग की। और एक एक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस कद की। और ये देखिए, ये वर्ल्ड बैंक के मुखिया अजय बांगा को आप देख रहे हैं, वो भी पहुंच गए हैं इस वक्त। अजय बांगा पहले भारतीय हैं जो वर्ल्ड बैंक के प्रमुख बने हैं और वो भी इस वक्त पहुंच चुके हैं यहां भारत मंडपम में हैंडशेक करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि साहब जो पड़ोसी देश हैं उनको बहुत चिढ़ हो रही होगी, खासतौर से पाकिस्तान, क्योंकि उसके हाथ में तो कटोरा रहता है ना, वो तो कभी वर्ल्ड बैंक, कभी IMF, इन सब के सामने कटोरा लेकर पहुंचता है। इन्हीं से भीख मांग रहा है। निश्चित तौर पर ये बहुत ही डिफाइनिंग तस्वीरें हैं रोमाना, आप भी बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि सबसे ज्यादा तो भारत को ये ग्लोबली प्लेस तो मजबूती से करता ही है, लेकिन जैसा मैं और आप थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि ये जो ग्लोबल साउथ की आवाज जो है ना,
भारत की वो इतनी मजबूत होती जा रही है। इन तस्वीरों से बहुत मिर्ची लग रही होगी मुझे लगता है हमारे पड़ोसी देशों को। आप ठीक कह रही हैं, पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मिर्ची लग रही होगी, क्योंकि वो तो कटोरा लेकर के भीख मांगने इन्हीं लोगों के पास जाता है, और वो इस तरह से इतने एनर्जी के साथ भारत के बुलावे पर यहां पर पहुंचे सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। और अभी देखिए आगे कतार लगेगी फिर जो हमारे इनवाइटेड कंट्रीज हैं। ये जो मंच सजा हुआ है, विश्वोत्सव हो रहा है, ये दुनिया का उत्सव है। और देखिए इसमें किस तरीके से अलग थलग इस वक्त चीन भी, पाकिस्तान भी, वो दो देश जो हमेशा भारत के बारे में बुरा सोचते हैं। और इस बीच खास मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी। हाँ, सभी को आना है रोमाना। देखिए WTO हो, IMF हो, यूनाइटेड नेशंस हो, या फिर दूसरे जितने भी मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, जितने भी इस तरह के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सभी के हेड्स यहाँ पे मौजूद हैं। सबको इनवाइट किया गया है, सभी एक एक करके आ रहे हैं। और इसके बाद फिर इन्वाइटेड कंट्रीज भी देखिए, जिसमें बांग्लादेश होगा, नीदरलैंड्स हैं, मॉरिशस है, इजिप्ट है, इस तरह के कंट्रीज के आपको स्टेट हेड्स भी देखेंगे जो जिनका प्रधानमंत्री अगवानी करेंगे। और उसके बाद सारे मेंबर नेशंस आएंगे यहाँ पर, जिसके बाद कुछ देर के बाद ये G20 का जो आज की बैठक है वो शुरू रहे हैं। अपने स्टैंड को लेकर WHO के चीफ डॉक्टर ट्रूडोस काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किए गए हैं, विशेष तौर पर कोरोना एक पूरे फेज को लेकर। और क्योंकि WHO भी एक महत्वपूर्ण संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ऐसे में उनका आना भी जरूरी है। देखिए 220 मीटिंग्स तो हुई है, जो आपको अलग अलग स्पेशल इनवाइटी जो कंट्रीज हैं 9 है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संगठन 9 है। और साथ ही साथ आप 3 रीजनल अलायंस भी देखेंगे यहां पर, यानी कि वो संगठन जो कि रीजन के तौर पर भारत में और इंडो पैसिफिक एशिया में बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं, और इसीलिए उन सभी को इनवाइट किया गया है। डॉक्टर ट्रूडोस से प्रधानमंत्री मोदी मिलते हुए, इन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ समय पहले पता है क्या कह के बुलाया था? तुलसी भाई जो कि एक जड़ी बूटी के तौर पर, या फिर एक ये कहें कि एक आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वो जो होती हैं। तो जब गुजरात में डॉक्टर ट्रूडोस गए थे कुछ समय पहले, तो उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने तुलसी भाई आ चुके हैं, तुलसी भाई आ चुके हैं। और तुलसी का एक और देखिए, उन्होंने ये नाम देकर एक महत्व पूरा मैसेज भी दे दिया कि तुलसी की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। और ये जाहिर सी बात है कि अगर आप WHO चीफ को अगर इस एक नॉमेनक्लेचर दे दें तो ये मैसेज पूरे वर्ल्ड में जाता है। बिल्कुल। और लगातार अतिथियों के आने का सिलसिला वहां पर जारी है। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। भारत मंडपम से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ ही देर में अलग अलग देशों के जो प्रतिनिधि हैं उनके आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, और उसके बाद बातचीत वार्ता का सिलसिला शुरू होगा। आज की इस G20 की बैठक से क्या कुछ हासिल होगा, क्या निकलेगा, क्या रोड मैप तैयार होगा, इस पर ना सिर्फ हमारी निगाह है, हिंदुस्तानियों की निगाह है, बल्कि पूरी दुनिया की निगाह है। और एक और मेहमान यहां पर पहुंच चुके हैं। तो आप देख रहे हैं लगातार वहां पर अतिथियों के आने का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री मोदी खुद उनके इंतजार में वहां पर मेजबानी करते हुए, गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग जो विश्व में संस्थाएं हैं, बड़ी संस्थाएं, उनके जो प्रमुख हैं, उनके आने का सिलसिला फिलहाल जारी है। एक और महत्वपूर्ण मैसेज है। देखिए जैसे ही ये अब अगले कुछ सेकंड्स में आपको दिखाई देंगे प्रधानमंत्री मोदी रिसीव करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी के पीछे जो बैकग्राउंड में चक्र है, ये कोणार्क व्हील है उड़ीसा का, और ये बहुत ही स्पेसिफिकली चूज किया गया है भारत की तरफ से पूरे विश्व को मैसेज देने के लिए कि किस तरह से हम अपनी संस्कृति और इतिहास को धरोहर के तौर पर हम हमेशा संभाल के रखते हैं। और भले ही भारत मॉडर्न होता जा रहा है और डेवलप कंट्री की तरफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमारा इतिहास और हमारे जो संस्कृति के चिन्ह हैं वो कितने ज़्यादा महत्व रखते हैं। कोणार्क का व्हील जो कि ओडिशा से ताल्लुक़ रखता है, ये आपको बता दें कि 13वीं शताब्दी में बना था। एग्जैक्टली ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी ठीक अपने कोणार्क व्हील वाले मैसेजिंग के सामने खड़े हुए, और ये 24 जो इसमें लाइन्स हैं वो दर्शाती हैं कि किस तरह से भारत की जो नेशनल फ्लैग है। और ये डायरेक्टर जनरल WTO हैं, डायरेक्टर जनरल WTO, ये इंफॉर्मेशन बीच में मैं दे दूं। जी बोलिए आशीष। हाँ बिल्कुल। और लगातार अब जो सिलसिला है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का, जैसे कि हमने आपको बताया कि 3 रीजनल और साथ ही साथ 9 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के जो प्रमुख है वो आते जा रहे हैं। इन सभी का महत्व होता है, चाहे वो अर्थव्यवस्था से हो, स्वास्थ्य से हो, और ये एक पर्सनल बॉनहॉमी दिखती हुई प्रधानमंत्री मोदी के साथ में। और मतलब साफ है कि जब आप सबसे तेजी से बढ़ने वाले विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था हो और 6-7% की GDP की जो दर है वो आपके लिए एक आम बात बन गई हो पिछले कई सालों से, इंक्लूडिंग कोरोना को लेकर, तो जाहिर सी बात है कि पूरा का पूरा विश्व और हर एक संगठन आपके साथ में दोस्ती बनाए रखना चाहेंगे।
और खास तौर पर चूंकि आप डिफेंस भी कवर करते हैं आशीष, चीन को का एक बार फिर से मैं जिक्र करना चाहूंगा। वहां पर भी ये तस्वीरें बहुत गौर से देखी जा रही होंगी, और क्या चल रहा होगा उनके दिमाग में जो भारत के खिलाफ साजिशें रचते रहते हैं। वहां काफी ज्यादा मैं ये कहूँगा कि बेचैनी होगी, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि चीन भी एक पावरफुल कंट्री है। यो चीन को हम पाकिस्तान के तौर पर नहीं कंपेयर कर सकते। पाकिस्तान तो ये समझिए कि अब माथा पटक रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा अगले 48 घंटे में बहुत सारे मीम्स और यूट्यूब्स पर पाकिस्तान के कमेंट्स और रिएक्शंस भी आने शुरू हो जाएंगे कि ये जी देखिए वहाँ तो ये हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है, ये वो करके आ जाएंगे। लेकिन चीन इसे बहुत स्ट्रैटेजिकली ऑब्जर्व करेगा, किस तरह से G20 के आउटकम को जो कि अगले 48 घंटों में आएगा वो कम से कम करने की कोशिश करेगा। और एक और महत्वपूर्ण बात है, बिल्कुल, और इस बीच देखिए अब जो राष्ट्र प्रमुख है उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। संगठनों के प्रमुखों के बाद ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो ओमान के प्रमुख को आप देख रहे हैं जो पहुंच गए। जी ओमान के हेड ऑफ स्टेट है, और निश्चित तौर पे आप ठीक कह रही हैं कि दैट मींस जो मेंबर नेशंस हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया। और प्रधानमंत्री देखिए कितनी गर्मजोशी से दोनों हाथों से पकड़ के उनका स्वागत कर रहे हैं। जानते हैं क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है हमारे लिए मिडिल ईस्ट कंट्रीज का, और बहुत ही प्रमुख नेता हैं ओमान के हेड ऑफ स्टेट जिनका प्रधानमंत्री ने अभी अभी अगवानी की है। और अब आप देख रहे हैं इनवाइटीज में बांग्लादेश की जो प्रमुख है शेख हसीना, वो भी पहुंच गई हैं। कल इनके साथ द्विपक्षीय वार्ता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई है। आशीष, ये इनवाइटेड कंट्रीज हैं। शेख हसीना तस्वीरों में नजर आ रही हैं और मित्र देश हैं। प्रधानमंत्री के साथ स्पेशल केमिस्ट्री है, जिस तरह से स्वागत करेंगे उसमें देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको नीदरलैंड्स, मॉरिशस, इजिप्ट, ये जो इनवाइटेड कंट्रीज हैं इनके हेड्स ऑफ स्टेट्स को भी प्रधानमंत्री स्वागत करेंगे। और उसके बाद हमारे मेंबर नेशंस एक के बाद एक इनवाइट करना, माफ कीजिएगा, उनका स्वागत करना शुरू हो जाएगा। ये बड़ी डिफाइनिंग इमेजेस हैं। देखिए दोनों ही देशों में ना इलेक्शंस भी पेंडिंग है। कल दोनों की द्विपक्षीय बातचीत हुई है। बड़ा ज़रूरी है, मैं ये कहना भी मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि शेख हसीना अगर बांग्लादेश में कंटिन्यू करें तो भारत के लिए स्ट्रैटेजिक तरीके से भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये इजिप्ट के प्रधानमंत्री हैं जो कि अभी आ रहे हैं, जिनको प्रधानमंत्री मोदी इनको रिसीव करेंगे। और ये भी हमारे इनवाइटेड कंट्री के हेड हैं जी हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री इनका स्वागत करने वाले हैं। अभी प्रधानमंत्री के विशेष न्योते पे ये जी हाँ बिल्कुल। और ये देखिए ये विशेष तौर पे इनवाइट जो प्रधानमंत्री मोदी का गया है उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करके ये पहुंचे। और जैसा मैं आपको बता रहा था, इसके बाद जो इनविटेशन गया है भारत की तरफ से वो भी खासतौर से ऐसे देशों को जिनके जरिए भी दुनिया को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश, खासतौर से मुस्लिम आबादी के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये देश जिनको इस बार इन्वाइट किया गया है, जिसमें चाहे इजिप्ट हो चाहे बांग्लादेश हो। और इससे भी मैसेजिंग कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी मिल रही है। स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर, आप बिल्कुल सही कह रही हैं प्रधान, ये सोच समझ करके ये इनवाइट्स भेजे गए हैं। और इनका यहां पर मौजूद होना निश्चित तौर पर उस रोग स्टेट को क्लियर मैसेज देता है पाकिस्तान को कि वर्ल्ड ऑर्डर में वो किस तरह से अलग थलग पड़ चुके हैं। और भारत के साथ तमाम दुनिया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज ही भारत के साथ खड़ी है। इन नेताओं का वहां पर प्रेजेंस दिखाता है, भारत के न्योते पर आना दिखाता है कि क्या वैल्यू और भारत की है। गोलबंदी नहीं चलेगी पाकिस्तान की, इसका भी मैसेज जो है। नीदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं सही हूं तो, हालांकि हम दोबारा इसको क्रॉस चेक कर लेंगे, ये भी इन्वाइटेड गेस्ट है प्रधानमंत्री मोदी के जो कि यहाँ पर पहुंचे हैं। और साथ में मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी थोड़ी देर में आपको नजर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी इन नेताओं का स्वागत कर रहे हैं, जिसके बाद फिर मेंबर नेशन शुरू होंगे। ये एक एक करके नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। और प्रधानमंत्री मोदी खुद खड़े होकर के, जो कि रिवाज है उसके मुताबिक, इन सबकी अगवानी कर रहे हैं। ये मॉरिशस माफ कीजिएगा दौड़ से ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री, इनके साथ प्रधानमंत्री का कल बायलैटरल मुलाकात इनके साथ भी हो चुकी है, जैसे कि शेख हसीना के साथ। जगन्नाथ को आप देख रहे हैं, मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं और वो भी पहुंच गए हैं इस समय। उन्हीं की ये तस्वीर। आशीष, कल द्विपक्षीय और कल दोनों के बीच में बातचीत भी हुई, दोनों के बीच में द्विपक्षीय बातचीत हुई, बाकायदा उसका प्रेस रिलीज जारी किया गया। बॉडी लैंग्वेज भी हमने देखा कि कितनी गर्मजोशी से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। और देखिए पहले दिन कितना महत्वपूर्ण है मॉरिशस हमारे लिए रोमाना, कि पहले दिन वो बाइडेन से मिलते हैं, शेख हसीना से मिलते हैं और मॉरिशस के प्रधानमंत्री से मिलते हैं। तो ये बड़ा मुझे लगता है कि इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है। और अब मुझे लगता है कि नेदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर आने चाहिए क्रम में। जी हाँ, नेदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका अब प्रधानमंत्री स्वागत करेंगे। ये सब हमारे इनवाइटेड कंट्रीज थे जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बाद इनका स्वागत यहाँ पर होना था। और इसके बाद फिर जो भी मेंबर नेशंस हैं उनका स्वागत प्रधानमंत्री वहीं खड़े होकर के करेंगे। ये देखिए, ये नेदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री अब इनका स्वागत करेंगे।
तो नीदरलैंड्स के ये प्रमुख मार्क साहब वो भी पहुंच गए हैं इस वक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका भी स्वागत करेंगे। तो पहले वो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मुखिया, उसके बाद ये जो इनवाइटेड मेहमान देश हैं जिनको भारत की तरफ से इनविटेशन भेजा गया है, उनके मुखिया पहुंच रहे हैं। देखिए बाकायदा जी गर्मजोशी के साथ गले लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल। अभी तक देखिए जितने नेताओं को प्रधानमंत्री ने स्वागत किया है उनमें से किसी को गले नहीं लगाया था, तो ये स्पेशल बॉनहोमी दिखाता है। मुझे अभी भी याद है, मैं एक बार जिक्र जरूर करना चाहूंगा रोमाना, 2015 में प्रधानमंत्री ने ओबामा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही थी कि मेरा निजी ये मानना है कि किसी भी दो देशों के जो रिश्ते हैं वो डिप्लोमेट्स द्वारा कागजों पे नहीं बनाए जाते, पर्सनल नेताओं के रैपो पे डिपेंड करता है। उसका बिल्कुल सामने तस्वीर नजर आ रही है। बिल्कुल, और वो पर्सनल केमिस्ट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस रूप में स्थापित कर लेते हैं जब किसी नेता से मिलते हैं, यही दिखता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक के बाद एक दुनिया के कई देश अपने यहाँ के सर्वोच्च सम्मान भी देते हैं। अखिलेश, बिल्कुल, वो जो पर्सनल केमिस्ट्री होती है जिसका जिक्र आपने किया, वहां से आशीष कुमार सिंह भी आपको बता रहे हैं, वाकई वो हम देखते हैं कई मौकों पर, और एक एक करके तमाम अतिथियों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। ये आप देख रहे हैं भारत मंडपम से सीधा प्रसारण एबीपी न्यूज पर, जो आप देख रहे हैं तमाम अतिथियों के आने का सिलसिला एक एक करके लगातार जारी है। प्रधानमंत्री मोदी उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। नाइजीरिया के राष्ट्रपति यहां पर पहुंच गए हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, फेडरल रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया के जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, उनका भी आगमन हो चुका है। तमाम मेहमान धीरे धीरे करके एक एक करके पहुंचते हुए बस कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी शुरू होने वाला है। और ये नाइजीरिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनका देखिए आशीष, किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने और भी जो अतिथि आ रहे हैं उन्हीं की तरह गर्मजोशी के साथ उनका भी स्वागत किया। ये सारे स्पेशल इनवाइटी पहले जो देश हैं उनके लीडर्स सबसे पहले आ रहे हैं, और आपने अब तक देखा चाहे वो बांग्लादेश हो, नेदरलैंड्स हो, नाइजीरिया हो, ये सब आने शुरू हो गए हैं। और अब आपको दिखाई दे रहे हैं सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली सिंग लूंग। और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर का आने का मतलब साफ है कि बहुत ज़्यादा महत्व होगा। और आप ये तय मानिए, हालांकि अभी तक शेड्यूल नहीं आया है, तय नहीं हुआ है, और सिंगापुर के साथ में हमारी एक द्विपक्षीय वार्ता होनी तय है। पिछले आधे दिन में जब लीडर्स आ चुके थे, और G20 के 2 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी को 15 जो द्विपक्षीय वार्ताएं हैं वो करनी है G20 के साथ साथ, होस्ट होने के साथ साथ। और ऐसे में जब इतने बड़े लीडर्स हो, जैसे कि हमने बताया कि सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली सिंग लूंग यहाँ पर आ चुके हैं, वो भी तय मानिए कि आप द्विपक्षीय वार्ता होनी तय है। और साथ ही साथ बाकी जो और वर्ल्ड लीडर्स है, यही एक महत्व रखता है। देखिए मल्टीलैटरल फोरम जब होता है ना, G20 जैसा, G7 जैसा, उसमें आप 2-3 दिन के अंदर में आप 2-3 दर्जन मीटिंग्स कर लेते हैं, बहुत सारे डिसीजंस पर पहुंच जाते हैं, बहुत सारी जो चीजें अटकी होती हैं वो आगे बढ़ जाती हैं। और इसीलिए सारे के सारे वर्ल्ड लीडर्स कोशिश करते हैं कि वो यहां पर जरूर आए और ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल, एक के बाद एक ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये राष्ट्र प्रमुख सामने आ रहे हैं अपने देशों को रिप्रेजेंट करने के लिए। जो विदेशी मेहमान पहुंचे हुए हैं वो पहुंच रहे हैं भारत मंडपम में एक के बाद एक। ये दुनिया के दिग्गज जिनके पहुंचने का सिलसिला आप देख रहे हैं पिछले कुछ समय से शुरू हो चुका है। और स्पेन आप जानते हैं जो परमानेंट इनवाइटी है, उसकी तरफ से इस बार जो वहां की वाइस माफ कीजिएगा विदेश मंत्री हैं ये स्पेन की नादिया, वो भी पहुंच गई हैं इस वक्त। और हमारे सहयोगी आशीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, स्पेन की अगर बात की जाए तो परमानेंट इनवाइटी स्पेन G20 समिट में, और अब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर जो मेहमान हैं वो पहुंच गए हैं। और देखिए किस अंदाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते हुए दोनों नेता किस अंदाज में मिल रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं उस गर्मजोशी का जो इनसे जी। रोमाना जो अभी यहाँ पर अतिथि पहुंची हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ जिनकी मुलाकात हो रही है, आशीष उनके बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं। आशीष, देखिए स्पेन के जो हेड ऑफ द स्टेट हैं उन्हें आना था, और 24 घंटे पहले ही आने से वो कोविड पॉजिटिव हो गए, और उन्होंने ये दुख भी जाहिर किया कि वो नहीं आ पाएंगे। लेकिन एक बड़ा डेलीगेशन भेजा है, जो तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा था, वो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है स्पेन की, और साथ ही साथ आपको इकोनॉमिक अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स, ये दोनों के मिनिस्टर्स
जो स्पेन की तरफ से एक डेलीगेशन के तौर पर आए हैं वो यहां पर दिखाई देंगे। और जैसे ही जो स्पेशल इनवाइटी कंट्रीज हैं, स्पेन जैसे कि परमानेंट इनवाइटी है G20 का, यानी कि कोई भी देश हो, भारत हो या फिर इंडोनेशिया हो। ये यूएई के जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनको आप देख रहे हैं, मोहम्मद बिन अल नहयान, वो भी पहुंच गए हैं। और यूएई भी इस बार भारत की तरफ से जिन देशों को न्योता दिया गया है उसमें शामिल है। तो ये यूएई के प्रमुख तो मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान जो पहुंच गए हैं इस वक्त यहां भारत मंडपम में। आशीष। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये क्राउन प्रिंस हैं जो कि डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर भी हैं, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे कि मुस्लिम वर्ल्ड को और बिल्कुल ऐसे जैसे अपने किसी दोस्त का बेसब्री से इंतजार हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वो हाथों का जेस्चर देखिए किस अंदाज में उनका स्वागत करते हुए, और देखिए गर्मजोशी जिससे मुलाकात दोनों नेता कर रहे हैं, बाकायदा गले लगाते हुए यूएई के प्रमुख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं इस वक्त। जी आशीष। देखिए, क्राउन प्रिंस है, जैसा मैं आपसे कह रहा हूं, भी यहां पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ। उनकी मुलाकात अभी आपने देखी। आशीष, कितना महत्वपूर्ण इनके यूएई के प्रेसिडेंट का यहां पर पहुंचना इस तरीके से पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा महत्व रखता है। और अगर हम पूरे मिडिल ईस्ट में लीडरशिप की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ज्यादा फोकस किया है, और साथ ही साथ ये वही रीजन है जहां पर पाकिस्तान कटोरा लेकर पहुंच जाता है। साथ ही साथ अगर आप इंडो पैसिफिक का पॉइंट ऑफ व्यू देखिए तो वो भी बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। और जो पूरा का पूरा, चाहे वो I2U2 हो या फिर इस तरह से और भी जो एक नए ऑर्गेनाइजेशंस बनाने की बात है, I2U2 यानी कि इंडिया, इजराइल और साथ ही साथ यूएई उसमें शामिल है। और इसीलिए इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस और उन कंट्रीज के हेड्स ऑफ स्टेट बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं भारत के लिए, न केवल आर्थिक बल्कि सुरक्षा, सामरिक और विशेष तौर पर पाकिस्तान को अपने लिमिट में रखने के लिए इस तरह के जो एंगेजमेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा, वहां बहुत ज्यादा सीने पर सांप लौट रहे होंगे। और जैसा कि मैं कह रहा हूं कि मुझे लगता नहीं है कि 48 घंटे 48 मिनटों में इन तस्वीरों के बाद में पाकिस्तान से मीम आ जाएंगे। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जिस तरीके से ये तमाम अतिथिगण नेता अलग अलग पहुंच रहे हैं, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो किस तरीके से परेशान हो रहा होगा उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। आज पूरी दुनिया की निगाहें भारत की ओर, और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, एक एक करके तमाम विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू है। प्रधानमंत्री मोदी वहां मेजबानी करते हुए बिल्कुल गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत करते हुए, और 10:15 बजे का वक्त जब प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन शुरू होने वाला है। एक और मेहमान को इस वक्त आप देख सकते हैं, मेक्सिको की जी आर्थिक मामलों की मंत्री। मेक्सिको भी आपको याद होगा कि काफ़ी ज़्यादा अगर हम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो महत्व रखता है। हालांकि मेक्सिको की अर्थ व्यवस्था यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पर आई हैं। और G20 का अगर आप ध्यान रखें 24 साल पहले 1999 में जो मेन मुद्दा था वो अर्थव्यवस्था को लेकर ही था। और इसीलिए अगर किसी वजह से कोई हेड ऑफ द स्टेट नहीं आ पाता है तो ज़रूर कोशिश करता है कि कम से कम अपने फाइनेंस मिनिस्टर को या फिर उनके देश में इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्टर जो भी कहा जाए, यानी कि अर्थव्यवस्था को देखने वाले मंत्री को ज़रूर भेजता है। और यही हमें एक झलक दिखाई दे रही है। मेक्सिको की जो फाइनेंस मिनिस्टर है, इकोनॉमिक अफेयर्स की मिनिस्टर, वो भी यहाँ पर आ चुकी है। अब हम ऑलमोस्ट अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। जो इन्वाइटी, स्पेशल इन्वाइटी जो कंट्रीज हैं उनका सिलसिला अब कुछ समय बाद ही खत्म हो जाएगा, और फिर आएंगे G20 के 20 बादशाह, बिल्कुल उनसे मिलने के लिए जो कि होस्ट कर रहे हैं। सबसे अधिक जो इंतजार है जो बाइडेन का है, दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति और उसके राष्ट्र प्रमुख, और यही नहीं दुनिया का जो सबसे पुराना लोकतंत्र है उसके वो एक तरीके से आप समझिए कि सर्वे सर्वा सब कुछ वही है। और हमारी बात करें हिंदुस्तान की तो भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो सबसे पुराना लोकतंत्र, हम सबसे बड़े लोकतंत्र। दोनों राष्ट्र प्रमुखों की मुलाकात हो चुकी है, जो बाइडेन का इंतजार किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, ये वहां पर देख रहे हैं भारत मंडपम के बाहर की तस्वीर है। तमाम अतिथि एक एक करके आते हुए, गाड़ियों का काफिला वहां पर प्रवेश करता हुआ, और जैसे ही वो भारत मंडपम के अंदर दाखिल हो रहे हैं, वहां के अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक मेहमान का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। कुछ ही देर में कुछ और अतिथि आएंगे, जो इनवाइटीज हैं उनके आने का सिलसिला आप देख रहे थे। अलग अलग राष्ट्रों के प्रतिनिधियों को आपने देखा। अब जो मेंबर हैं वो आने वाले हैं। जो बाइडेन का एक तरीके से सबसे ज्यादा इंतजार आशीष है अभी।
बिल्कुल, जो बाइडेन न केवल भारत के पॉइंट ऑफ व्यू, हम लगातार न्यू दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं। इंडियन से तो जाहिर सी बात है कि इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं, जो भारत मंडपम की तस्वीर अब आप देख रहे हैं वो एक वैश्विक मंच बन चुका है, बीजिंग से लेके वॉशिंगटन तक। आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो बाइडेन किस तरह से ली कियांग के साथ बात करते हैं, चाहे वो इंडोनेशिया, सिंगापुर, यूएई हो, वो चीन के साथ में किस तरह से एंगेज करते हैं, ये सब के सब मायने रखेगा। और इसीलिए इस वैश्विक मंच पर पूरी की पूरी दुनिया का फोकस होगा। हम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू अधिकतर फोकस रखते हैं, लेकिन जो बाइडेन भी किसके साथ मिलते हैं, किसके साथ नहीं मिलते हैं, किसके साथ नहीं मिलते हैं, यह ज्यादा बड़ा संदेश होता है। जैसा कि संदेश हमने दे दिया चीन को, आए हैं, आइए अतिथि देवो भव, लेकिन आप अपने लेवल पर नहीं आए हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ बायलैटरल कर सके, तो फिर हम वो द्विपक्षीय वार्ता नहीं करेंगे। भले ही डॉक्टर जयशंकर अगर इंटरेक्शन कर ले, कोई बातचीत हो जाए, जिसे पुल साइड कहते हैं, वो हो जाए, लेकिन द्विपक्षीय वार्ता आपके पास ये सिलसिला लगातार जारी है खास मेहमानों के पहुंचने का। और इस बीच आपको बड़ी खबर दे देते हैं कि G20 समिट जो आज हो रही है, इसी को अब से आगे के लिए G21 बनाने पर बात होगी। और ये G21 बनाने पर बात क्यों होगी? क्योंकि अफ्रीकन यूनियन, जिसको माना जा रहा है औपचारिक तौर पर इस बार G20 समूह में शामिल कर लिया जाएगा, तो ऐसे में आशीष नाम भी बदलेगा G20 से G21, क्योंकि ये तो तय है, अफ्रीकन यूनियन, वो ग्लोबल साउथ वाली आवाज जिसको शामिल करने की वकालत भारत की तरफ से की जा रही थी, और वो होने जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। टॉप सोर्सेज अब हमें ये बता रहे हैं कि इस बार G20 को ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर G21 बना दिया जाएगा, अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री बहुत स्ट्रांगली इसकी बैटिंग करने वाले हैं और इस बात की पूरी संभावना है कि G20 की ये बैठक खत्म होते होते G20 समूह बढ़ के G21 हो जाए और अफ्रीकन कंट्रीज को उसमें रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, जिसकी स्ट्रांग बैटिंग प्रधानमंत्री मोदी और भारत कर रहा था। बिल्कुल, देखिए अभी तक G20 जो है इसमें 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन, और भारत की तरफ से लगातार इस बात की वकालत की गई पुरजोर अंदाज में कि साहब अफ्रीकन यूनियन जो है उसको भी इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि वहां पर आबादी के लिहाज से अगर उस पूरे रीजन की इकोनॉमी देखी जाए तो करीब $2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी उस पूरे रीजन की, तो उनका प्रतिनिधित्व जरूरी हो जाता है G20 जैसे एक मंच को सार्थकता देने के लिए, उसका रेलेवेंस बनाए रखने के लिए, और भारत की उन कोशिशों पर मोहर लगाने के लिए सहमति बन गई है। लेकिन एक पेज था, कहा जा रहा था कि साहब ये G20 ही रहेगा या G21 हो जाएगा, और इस बीच ये ताजा तस्वीरें अब जो स्थायी सदस्य हैं उनके पहुंचने का सिलसिला यहां पर शुरू होता हुआ आप देख रहे हैं। अभी तक वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनके प्रमुख, अर्जेंटीना के प्रमुख अल्बर्टो फर्नांडिस को आप देख रहे हैं, वो पहला सदस्य देश जो इस वक्त भारत मंडपम में पहुंचा है G20 सम्मेलन के लिए। वो G20 सम्मेलन जिसकी मेजबानी हिंदुस्तान कर रहा है, नई दिल्ली में दुनिया के दिग्गजों का ये मंच सजा हुआ है। तो अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप देखेंगे G20 के तमाम सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को यहां पर पहुंचते हुए, और देखिए गले लगाकर गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना के प्रमुख का स्वागत करते हुए और आगे की तरफ उन्हें बढ़ने का इशारा करते हुए, क्योंकि अभी यहां पर वेलकम, ये इस्तकबाल करने का दौर चल रहा है। और इसके बाद पहले वो ग्रुप फोटो होगी जो कहीं ना कहीं इंगित करेगी, इस पर मोहर लगाएगी कि G20 समिट 18वां सेशन उसका जो भारत राजधानी दिल्ली में हुआ। और अब आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख को, एंथनी एल्बनीज, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, वो भी पहुंच गए हैं G20 समिट के लिए। अखिलेश, ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी पहुंच गए हैं इस वक्त भारत मंडपम में। बिल्कुल, तो जैसा कि अब रोमाना बता रही थी, अल्फाबेटिकल लिहाज से ये तमाम राष्ट्र प्रमुख आते हुए, और अब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी यहां पर पहुंच चुके हैं। आशीष, ऑस्ट्रेलिया के पीएम का यहां पर पहुंचना कितना महत्वपूर्ण, जरा इस पर भी एक छोटी सी टिप्पणी मैं आपसे चाहूंगा। देखिए, क्वाड के पॉइंट ऑफ व्यू जो कि अगले साल शुरुआत में ही होना है, फर्स्ट क्वार्टर में, और इसीलिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है। कोशिश की जा रही है भारत की तरफ से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये तीनों के तीनों देशों के लीडर्स रिपब्लिक डे पर 2024 की यानी कि 26 जनवरी को एक साथ में, जो कि हमारा एक पैटर्न सा रहा है कि हम गेस्ट इनवाइट करते हैं, फॉरेन गेस्ट डिग्निटरी को, अगर तीनों के तीनों साथ में आ जाए तो क्वाड भी हो जाए और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा मैसेज भी चीन के लिए चले जाएगा, और इसी को लेकर लगातार कोशिश की जा रही है। और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो
बहुत जाहिर सी बात है, खालिस्तान का मुद्दा न केवल उठेगा बल्कि काफी गरमाएगा भी। कोशिश की गई थी 2018 के बाद से लगातार जस्टिन ट्रूडो की लीडरशिप में किसी तरह से बातचीत बेहतर हो, सुधरे, लेकिन जाहिर सी बात है वो लोकल पॉलिटिक्स को उन्होंने तरजीह दी और खालिस्तान का मुद्दा तो उठेगा ही। ऋषि सुनक ने भी इसका जिक्र किया है, तो इस पर हो सकता है कोई ठोस निर्णय लिया जाए इस बैठक में भी। रोमाना के पास एक बार फिर से चलते हैं। रोमाना, बिल्कुल, आपने एक बात गौर की, यहां पर हम कह रहे हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब मेहमानों को आना है। ऐसे में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया के बाद सीधे कनाडा और बीच में आता है ब्राजील। ब्राजील वो देश है जिसको अगले साल G20 की मेजबानी करनी है और इस G20 समिट में शिरकत करने के लिए प्रेसिडेंट लूला दा सिल्वा नई दिल्ली में मौजूद हैं। तो ऐसे में क्योंकि अगले साल मेजबानी करनी है, इसी वजह से बहुत मुमकिन कि आखिर में वो यहां इस मंच पर आपको नजर आए। और अब कनाडा के बाद जो अगला देश यहां पर चाइना होगा, और ये वो देश होगा जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इस रूप में कि चाइना जिसे हिंदुस्तान से चिढ़ इस बात को लेकर कि वो एजेंडा सेट नहीं कर पा रहा है और भारत लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। और इस बीच आप देख रहे हैं यहां पर अच्छा, चाइना की मेहमान नहीं आए हैं, कुछ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कुछ आगे पीछे का मामला हो रहा है। ये तो यूरोपियन यूनियन की जो मुखिया हैं, आप उनको देख रहे हैं, उर्सुला पहुंची हैं। ये यूरोपियन यूनियन की मुखिया हैं उर्सुला, वो पहुंच गई हैं इस वक्त भारत मंडपम में। अखिलेश, बिल्कुल, ये ईयू की प्रमुख हैं जो अभी अभी भारत मंडपम में पहुंची हैं। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी उनका स्वागत करने के लिए वहां पर तैयार पहले से। और कितना महत्वपूर्ण इसे मानते हैं ईयू के प्रमुख का इस तरीके से यहां पहुंचना? आप ये मानिए कि अगर 18 देश यहां पर आ रहे हैं, 19वां देश भारत है, मेजबान है, 20वां होता है यूरोपीय यूनियन जो अपने आप में एक बहुत बड़ा समूह है। और ईयू की जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ज्यादा महत्व रखती है, क्योंकि पूरा का पूरा आप यूरोप मानिए एक व्यक्ति द्वारा या फिर एक संगठन द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है। और इसीलिए ईयू रिलेटेड सारे के सारे मुद्दे इनके साथ में अगर बातचीत होगी तो आप मान के चलिए कि रशिया यूक्रेन वॉर का मुद्दा उठना तय है। और साथ ही साथ अगर हम देखें कि यूरोपीय यूनियन हमेशा से ही भारत को कोशिश करता रहा है कि किसी तरह वो आगे बढ़ता जाए। और अब आपको ट्राई टू आइडेंटिफाई एग्जैक्टली लीडर्स अब जो आए हैं। सिरिल रैम्पोसा ब्राजील से आए हैं, लेकिन ईयू के बाद में यूरोपियन काउंसिल के चेयरमैन हैं चार्ल्स मिशेल, जो इस वक्त यहां पर पहुंचे। जी आशीष, ये यूरोपियन काउंसिल के चेयरमैन थे चार्ल्स मिशेल जो पहुंचे हैं। तो लगातार एक के बाद एक खास मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। और आपको बता दें इस वक्त जो सदस्य देश हैं G20 के, उनके जो राष्ट्र प्रमुख या जो डिग्निटरीज प्रतिनिधित्व करने के लिए पहुंची हुई हैं, वो पहुंच रहे हैं यहां पर भारत मंडपम में। और सीधे एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, ये तस्वीरें दुनिया भर में संदेश बड़ा, क्योंकि ये दिग्गजों का मेला है, कूटनीति का कुंभ है और मंच आशीष नई दिल्ली में सजा है। जी हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं रोमाना। एक एक करके जर्मनी के चांसलर को आप देख रहे हैं, ओलाफ स्कॉल्स, जर्मनी के चांसलर आज सुबह ही नई दिल्ली में लैंड किए हैं। और इस वक्त भारत मंडपम में आप देख रहे हैं यहां पर जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्स। आशीष, और जर्मनी यूरोप की सबसे ताकतवर इकोनॉमी है, सबसे ताकतवर इकोनॉमी है, लिहाजा उनका यहां पर होना G20 की बातचीत में और स्किप नहीं करना बड़ा महत्वपूर्ण है। पूरा यूरोप एक तरह से ड्राइव करता है जर्मनी अपनी इकोनॉमी से, और इसलिए ये बड़ी डिफाइनिंग भी होनी है दोनों देशों के बीच आज दोपहर में। बिल्कुल, और तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जिसका जिक्र पहले ही आशीष कर चुके हैं, मेरे सहयोगी बता चुके हैं किन किन मुद्दों पर बायलैटरल के दौरान बातचीत होगी, जिसमें सबमरीन डील हो, चाहे फाइनेंशियल कोऑपरेशन हो, साइबर सिक्योरिटी को लेकर के इश्यूज हैं जिस पर दोबारा अखिलेश के पास लेकर चलते हैं। अखिलेश, जरा आशीष से और जानिए, क्योंकि यहां पर जर्मनी के चांसलर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्मजोशी से मिलते हुए। अखिलेश, बिल्कुल, देखिए जर्मनी के चांसलर का पहुंचना, इस तरीके से जो मुलाकात हो रही है गर्मजोशी के साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके मायने मतलब आपको बताएंगे मेरे सहयोगी आशीष। बताइए आशीष। देखिए, जो अभी लास्ट G7 हुआ, उससे पहले जब G7 हुआ था वो जर्मनी में हुआ था, और वहां पर पूरी कोशिश की गई थी ओलाफ स्कोल्स द्वारा कि प्रधानमंत्री मोदी को और भारत को सबसे ज्यादा तरजीह दी जाए, और यही यहां पर रेसिप्रोकेट किया जाएगा। डील की अगर हम बात करें, सबमरीन डील, लगभग 45,000 करोड़ रुपए की सबमरीन डील, जो कि प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत इंडियन नेवी की तरफ से
केवल और केवल 2 कंटेंडर हैं, जर्मनी और स्पेन, और पिछले 3 महीनों में यह फाइनलाइज हुआ है। अगर यह डील जर्मनी के साथ में होती है, जिसको लेकर बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है जर्मनी द्वारा, रशिया यूक्रेन युद्ध के पहले यह जर्मनी द्वारा कोशिश नहीं की जा रही थी, लेकिन अब उन्हें समझ में आ गया है कि भारत जिस तेजी से अर्थव्यवस्था को अपने बढ़ा रहा है, टॉप 3 में आने के लिए 3 या 4 ईयर्स ही लगेंगे, और इसीलिए जर्मनी चाह रहा है इस 45,000 करोड़ रुपए की डील को किसी तरह से वो भारत में ले ले। और उसकी जो डील हुई है, जो जॉइंट वेंचर अगर हो सकता है, अगर डील उन्हें मिले तो वो हुई है मज़गांव डॉक लिमिटेड, जो कि मुंबई में है। इसके अलावा सबमरीन डील को लेकर जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर 3 महीना पहले ही आए थे, यानी कि अब जब जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स यहां पर आए हैं, उसके पहले को लेकर सेटिंग द स्टेज जिसे कहते हैं, भूमिका बनाना, बातचीत करना, चीजों को फाइन ट्यून करना, यह सब कुछ जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर 3 महीने पहले करके आ चुके हैं, भारत से जा चुके हैं, और अब जर्मन चांसलर इस पर जरूर बात करेंगे। इसके अलावा जाहिर सी बात है कि रशिया यूक्रेन वॉर, क्लीन एनर्जी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर भारत और जर्मनी के बीच में काफी कुछ हो रहा है, विशेष तौर पर हेल्थ टेक और फिनटेक यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को लेकर भी किस तरह से भारत और जर्मनी साथ में आगे जा सकते हैं। गाड़ियों का काफिला फिर से नजर आ गया आशीष, कुछ गाड़ियां दिख रही हैं भारत मंडपम की बढ़ती हुई। इसका मतलब है कि कुछ और जो हमारे अतिथि आने वाले हैं बस अंदर दाखिल ही होंगे, कुछ ही देर में उनकी तस्वीर आपके सामने होगी। रोमाना, देखिए ये सामूहिक बैठक ही नहीं है G20, इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि 1-to-1 मुलाकात होगी प्रधानमंत्री मोदी की कई राष्ट्र प्रमुखों के साथ। और ऐसे में अब अगली खास मेहमान को आप देख रहे हैं, ये इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, कल ही भारत पहुंची हैं G20 समिट में शिरकत करने के लिए। इस समय आप देख रहे हैं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, और वो 4 देश जिनके साथ आज भारत द्विपक्षीय वार्ता करेगा, जिसमें ब्रिटेन भी है, जर्मनी भी है, जापान भी है, उसमें इटली भी है। तो इटली के साथ आज द्विपक्षीय वार्ता भी भारत की होनी है। जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री जो पहुंच गई हैं भारत मंडपम में। आशीष, इटली के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता आज। आशीष कुमार सिंह। जी हाँ, बिल्कुल। आज जो 4 बायलैटरल्स होनी है उसमें इटली के साथ भी बहुत महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बातचीत प्रधानमंत्री मोदी की होनी है। मुझे याद है कि पिछली दफा जब प्रधानमंत्री की इटालियन प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई थी तो जो गर्मजोशी दिखी थी, मुझे लगता है कि ही इज गोइंग टू पिक अप द थ्रेड्स फ्रॉम देयर। और ये देखिए तस्वीरें अपने आप में बयान कर रही है कि कितने गर्मजोशी से प्रधानमंत्री स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भली भांति जानते हैं कि यूरोप में इटली की भी हैसियत क्या है, चाहे वो पोलिटिकली, फाइनेंशियली या डिफेंस कोऑपरेशन, तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें भारत और माफ कीजिएगा इटली मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में इटालियन प्राइम मिनिस्टर के साथ आज जो द्विपक्षीय बातचीत हो रही है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण। और खासतौर से यूरोप की अगर बात की जाए तो वो इस रूप में भी भारत पर निर्भर है कि तेल की आपूर्ति के लिए वो जो निर्यातक इस वक्त यूरोप के लिए सबसे बड़ा बना हुआ एक तरीके से वो भारत ही है। और अब आप देख रहे हैं अगले खास मेहमान जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, वो भी भारत मंडपम में पहुंच गए हैं। आशीष कुमार सिंह, जापान क्वाड को लेकर अब आगे नजर, द्विपक्षीय वार्ता जापान के साथ भी, और फुमियो किशिदा साहब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज सुबह की पहली मुलाकात, बस अब तस्वीरें सामने आने वाली हैं। आशीष, देखिए मुझे लगता है कि इनसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो अभी क्लोज नेबर्स में हमारे कोई भी नहीं है। जापान प्रोबेबली स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कंट्री अभी हमारे इमीडिएट नेबरहुड में है। और ये तस्वीरें बताती हैं कि कितना चीन के बनिस्पत भारत और जापान का साथ आना महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए तस्वीरों में मुझे लगता है कि चाइनीज प्रीमियर भी आगे बढ़ रहे हैं, आप क्लोजली देख पा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी उनका भी स्वागत कर रहे हैं। और वो जो क्योटो और काशी वाला कनेक्शन है ना, आपने देखा, एक बात की गौर की, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय परंपरा के हिसाब से बाकायदा हाथ जोड़कर जो जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, उनका अभिवादन भी किया हाथ मिलाने से पहले। अखिलेश, बिल्कुल, ये तस्वीरें भी बहुत कुछ कहती है रोमाना, जिस तरीके का विश्लेषण आप वहां से कर रही हैं, आशीष कुमार सिंह बता रहे हैं। और बार बार इस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं, G20 की बैठक से बहुत कुछ हासिल तो होगा ही, लेकिन पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी का जो कद है एक बार फिर से वर्ल्ड लीडर के तौर पर और बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। जापान के प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक आशीष होने वाली है, आपको क्या लग रहा है, उसमें क्या कुछ खास आप देखने वाले हैं? देखिए बुलेट ट्रेन सबसे महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर पिछले कई सालों से बातचीत हो रही है, और अब आपको दिखाई देंगे कोरिया के राष्ट्रपति ये भी आ गए हैं।
हालांकि अगर हम देखें तो कोरिया के साथ में भारत का बहुत ज्यादा, अगर हम बोले तो ढिंडोरा नहीं पीटा जाता है, लेकिन काफी कुछ, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो या फिर स्पेस हो या फिर डिफेंस हो, ये सब के सब, जैसे कि K9 वज्रा जो भारत के लाइट टैंक्स हैं L&T बना रही है, LAC पर उन्होंने बहुत अहम रोल प्ले किया है, वो कोरिया का ही डिजाइन है और कोरिया की तरफ से जॉइंट वेंचर में बना है। इसके साथ ही हम स्पेस में, ऑटोमोबाइल में काफी कुछ जॉइंट वेंचर्स भी कर रहे हैं और कोरिया के पॉइंट ऑफ व्यू अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा महत्व रखती है भारत के लिए। आपने जो इससे पहले वाला क्वेश्चन पूछा था अखिलेश, अगर हम पूरे के पूरे पैटर्न को देखें तो वो कोरिया के साथ साथ हम बाकी जितने भी देश हैं वो सब के सब भारत को लुभाना चाहते हैं, क्योंकि अब भारत जिस तेजी से बढ़ रहा है, आप उसके साथ में अगर जुड़ भी जाएं तो आपकी तेजी तय है। बस राइट टाइम पे राइट डिसीजन लीजिए, वो विदेश के सभी लीडर्स को समझ में आ चुका है और एग्जैक्टली इसीलिए आप देखेंगे कि व्लादिमीर पुतिन की अपनी मजबूरियां हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू और बाकी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू। चीन को छोड़ दे तो लगभग सभी के सभी लीडर्स। और एक अहम बात रोमाना, ये जो टाइमिंग है, जिस दौर में, जिस वक्त में G20 की भारत में बैठक हो रही है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है इस पर भी आपको, आपके साथ आशीष कुमार सिंह वहां मौजूद है, उनसे बातचीत करनी चाहिए। बिल्कुल, बातचीत लगातार करेंगे और महत्व जिसका जिक्र अखिलेश कर रहे थे, देखिए आप जिस तरीके से दुनिया भर में अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ रही है, इस बात पर आपको गौर करना होगा कि भारत कैसे आर्थिक मोर्चे पर, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर दुनिया के लिए एक चमकता हुआ सितारा बना हुआ है। और यही वो सबसे बड़ी वजह है कि दुनिया उम्मीद भरी नजरों से हिंदुस्तान की तरफ देख रही है। नहीं भूलना चाहिए आपको 1999 का वो साल था जब G20 का गठन हुआ था, सम्मेलन के तौर पर आर्थिक विषमताओं से जूझने के लिए दुनिया ने इसका गठन किया था। और इस बीच आप देख रहे हैं अगले खास मेहमान यहां पर पहुंचते हुए भारत मंडपम में। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान JK त्रिपाठी साहब, कूटनीतिक एक्सपर्ट हैं, वो भी जुड़ गए हैं, पूर्व राजनयिक है। लेकिन उससे पहले आशीष, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ब्राजील के राष्ट्रपति हैं रोमाना जी, ब्राजील के राष्ट्रपति सिरिल रामपोसा, ब्राजील के राष्ट्रपति, जो कि साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति, जो कि बहुत ज्यादा महत्व रखेंगे, क्योंकि इन्हीं को लेकर भारत ने, चाहे वो ब्रिक्स हो या फिर G20 हो, अफ्रीकन और जो जिसे साउथ, ग्लोबल साउथ जिसे कह रहे हैं, उन्हें किसी तरह से स्टेज मिले, उनका इंक्लूजन हो, क्योंकि वहीं पर चीन ने बहुत ज्यादा नजर गड़ा के रखी हुई थी। और इसीलिए अब इंडिया चाह रहा है कि अफ्रीकन कंट्रीज, ग्लोबल साउथ के कंट्रीज को किसी तरह से, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद बढ़ रहा है तो बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्हें साथ में लेकर बढ़े। और इसीलिए ये सारे के सारे कंट्रीज भारत को हर एक मुद्दे पर सपोर्ट करते हुए भी नजर आते हैं और कई जगहों पर तो हमने देखा है कि वो चीन को भी दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो वन रोड वन बेल्ट वाला कॉन्सेप्ट है उस कर्ज में कई अफ्रीका के देश भी हैं। चलिए, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी रोमाना यहां पर पहुंच चुके हैं, इंतजार बाकी मेहमानों का। बिल्कुल, और जिस बात का अभी जिक्र आशीष कर रहे थे कि वो कर्ज से निपटने वाली चुनौती, क्योंकि वो कर्ज का जाल जिस पे दुनिया फंसती जा रही है और इसके लिए भी कहीं ना कहीं दुनिया की नजर में कटघरे में अगर कोई देश है तो वो चीन ही है। और ऐसे में आपको बता दें कि अब लगातार खास मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जो आप देख रहे हैं जारी है। उसमें अब वो बड़े नाम जिनका अभी इंतजार किया जा रहा है, उसमें यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तक का इंतजार। और इस वक्त आप देख रहे हैं टर्की के प्रेसिडेंट अर्दवान, वो पहुंच गए हैं भारत मंडपम में G20 समिट में शिरकत करने के लिए। अर्दवान अपनी पत्नी के साथ भारत पहुंचे हैं। G20 समिट भारत मंडपम में इस वक्त अर्दवान को आप देख रहे हैं और अर्दवान की यहां पर मौजूदगी अपने आप में, आशीष कुमार सिंह, किस रूप में आप देखते हैं टर्की और भारत के रिश्तों को? देखिए, है तो महत्वपूर्ण लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी नेशन है हमारा जो रिश्ता है तुर्की के साथ खास करके बनिस्बत पाकिस्तान हो या आपने देखा आर्टिकल 370 को लेकर के जब विड्रॉ किया गया था उस पर तुर्की ने जो पोजीशन लिया था। हालांकि मैं आपको बैकग्राउंडर ये बता दूं कि ऐसा नहीं है कि भारत उसको लेकर के बहुत ज्यादा सेटल वे में बिहेव कर रहा है। बैकग्राउंडर्स काफी ऐसे चल रहे हैं जिससे तुर्की को भी किसी तरह से इन लाइन लाने की कोशिश भारत की तरफ से है। बहरहाल उसको अगर हम किनारे रखें तो आपके पास अखिलेश, कुल मिलाकर टर्की के साथ वैसे भी एक तरीके से नजरिया भारत का यही है कि साहब अर्दवान ठीक है, उनके जिस तरीके का रवैया रहा हो, लेकिन तुर्की के लोगों के साथ भारत के लोगों का जो रिश्ता है वो सदियों पुराना
दोहराना है और उसी के आधार पर तुर्की और भारत दोस्त के तौर पर, साझेदार के तौर पर। अखिलेश, अभी जब अर्थक्वेक आया था रोमाना, माफ और देखिए महत्वपूर्ण ये भी है, रोमाना अभी उसका उल्लेख कर रही हैं, आशीष कुमार सिंह भी बता रहे थे, कई बार जब दो राष्ट्र प्रमुख मिलते हैं, आशीष मैं चाहूंगा इस तरफ भी थोड़ा सा आप दर्शकों को कुछ जानकारी दीजिए, तो रिश्तों में अगर नहीं भी गर्मजोशी है, गर्मी है, तो रिश्तों, ये देखिए ऋषि सुनक आ गए, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक भी पहुंच गए, जिनका बेसब्री के साथ इंतजार किया जा रहा था। ऋषि सुनक बिल्कुल आत्मविश्वास से लवरेज, और भारत आते ही आपने देखा था किस तरीके से उन्होंने यह भी कहा था, बड़ा महत्वपूर्ण बयान उनका माना गया था, खुद के हिंदू होने पर उन्होंने गर्व का इजहार किया था, रक्षाबंधन का जिक्र करते हुए नजर आए थे। और अब वो ऋषि सुनक पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए, वहां पर पहुंचते हुए, और प्रधानमंत्री मोदी, हाँ देखिए नमस्कार किया प्रधानमंत्री मोदी ने, और नमस्कार में ही जवाब भी मिला हाथ जोड़कर। आशीष, ये देखिए, ये जो अब आप हक देखते हैं ना, ये जो गले मिलना होता है, ये सभी के साथ नहीं होता है। क्या कहें ऋषि सुनक को, क्या ये भारत के दामाद के तौर पर यहाँ पर आए हैं, और जाहिर सी बात है कि वो जो स्पेशल बॉन्डिंग है ओरिजिन की वो दिखाई देगी। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि ऋषि सुनक भी बिल्कुल भी नहीं कतराते हैं। अब मैं यूके में जिस तरह से कई बार एक देखा जाता है कि इंडिया को एक ब्राउन या फिर डेवलपिंग कंट्री के तौर पर, ऋषि सुनक अपने ओरिजिन को लेकर, इंडिया को लेकर बिल्कुल नहीं कतराते हैं, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सबसे टॉप एजेंडा में से होगा। सर्गेई लावरोव आ गए हैं, रोमाना इनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल, रूस की तरफ से व्लादिमीर पुतिन नहीं आए हैं, सर्गेई लावरोव इस बार प्रतिनिधित्व रूस का इस G20 सम्मेलन में कर रहे हैं। हालांकि चीन के मुकाबले ये बिल्कुल अलग मुद्दा है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन की तरफ से बाकायदा फोन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बारे में कहा गया था कि वो नहीं आ पाएंगे, और जाहिर सी बात है रूस यूक्रेन जिस तरीके से दुनिया इस युद्ध को लेकर बटी हुई है, तो ऐसे में व्लादिमीर पुतिन के लिए शायद ये मुनासिब भी ना होता कि वो इस तरीके के मंच पर आए। लेकिन रूस की तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए सर्गेई लावरोव को आप देख रहे हैं, जो यहां पहुंच चुके हैं। आशीष कुमार सिंह का रुख करेंगे हम। आशीष कुमार सिंह, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, अभी जो तस्वीरें ऋषि सुनक साहब के साथ देख रहा था मैं, आशीष बोल रहे थे, मैंने इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि मुझे लगता है एक छोटा सा पोलसाइड तो दोनों नेताओं के बीच यहीं पर हो गया रोमाना। आपने देखा करीबन 30-40 सेकंड दोनों के बीच जाने मुस्कुरा करके क्या बात हो रही थी। बहरहाल पुतिन क्या बात कर रही थी, उनके विदेश मंत्री बड़े हाई प्लेस्ड ऑफिशियल है, मुझे लगता है बहुत एप्ट रिप्रेजेंटेशन है, पारंपरिक रिश्ता है भारत और रूस के बीच में, उनका यहाँ पर मौजूद होना और टोटली स्किप नहीं करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और रूस ये भी समझता है कि भारत ने तटस्थता दिखाई, भारत ने रूस के साथ पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद अपने रिश्ते जिस तरीके के हैं बरकरार रखे, और रूस को भी सही सलाह दी कि ये दौर युद्ध का नहीं है। आशीष कुमार सिंह, जी हाँ बिल्कुल, आप देखिए ना कितना दबाव बनाया गया था भारत पर कि भारत पोजीशन ले, इधर का ले या उधर का ले। बार बार व्लादिमीर पुतिन की तरफ से भी कोशिश की गई, अमेरिका की तरफ से भी कोशिश की गई, यूक्रेन की तरफ से भी कोशिश की गई, लेकिन भारत ने नेगोशिएट किया, भारत ने अपना न्यूट्रल पोजीशन बनाए रखा। और बड़ा यूनिक है रोमाना, ये देखने वाली बात है कि ये भारत ही ऐसा कर सकता है कि आपको पता है कि आपकी स्टेटेड पोजीशन को भारत टो नहीं करेगा, उसके बावजूद आपको भारत से संबंध बना करके रखना है। और एक बार फिर से ये तस्वीरें जिस वक्त यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पहुंचे हैं, जिस बात का जिक्र वहां आशीष कर रहे थे दूसरे स्टूडियो से, भारत के दामाद के तौर पर भी यकीनन इस वक्त जो आवभगत यहां पर ऋषि सुनक को मिल रही होगी, रक्षाबंधन बनाकर आए हैं और जन्माष्टमी ना मना पाने का अफसोस भी जताए, कह रहे हैं कि भरपाई कर लेंगे अगर मंदिर चले जाएंगे भारत में तो। आशीष, ये वो 30-40 सेकंड वाली जो आप कह रहे थे ना कि छोटी सी मुलाकात, बात तो यही हो गई। मैं तो अभी देखिए घड़ी भी यही देख रहा हूं कि मैं जरा काउंट करके देखूं कि कितने सेकंड्स ये लोग आपस में बात करते रहे, और बड़ा गर्मजोशी से हंसते मुलाकात। देखिए 15-20 सेकंड तो अभी ही हो गए, इन टोटल हम काउंट करें तो मुझे लगता है मेरा काउंट सही था, 30-40 सेकंड की एक सेपरेट पोलसाइड तो इन लोगों ने यहाँ पे कर ली, और बड़े अच्छे से एक दूसरे से बात कर रहे थे। और ये बड़ा दिलचस्प ये तस्वीरें हैं, और मुझे लगता है कि मेरी भी दिलचस्पी होगी कि आखिर ये पता करें कि यहाँ पर दोनों के बीच में क्या बात हुई थी, और क्या कल, मुझे लगता है कि कल के अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होंगे प्रधानमंत्री। आज अभी द्विपक्षीय वार्ता भी होनी है दोनों नेताओं के बीच, और जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि लक्ष्य यही यूके और भारत लेकर चल रहे हैं कि दोनों देशों के बीच जो व्यापार है, जो ट्रेड है, 2030 तक का लक्ष्य है, वो अब के मुकाबले सीधे डबल कर लिया जाए। और एक बार फिर भारत मंडपम से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। खास मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, इंतजार किया जा रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का। कल द्विपक्षीय वार्ता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो चुकी है, और अब उन्हीं का सबसे ज्यादा इंतजार। अखिलेश, बिल्कुल जो बाइडेन का इंतजार किया जा रहा है। कल की तस्वीरें देखने के बाद हर किसी को उम्मीद है कि आज किसी ठोस मुकाम पर हम पहुंचेंगे, कुछ ऐसे बड़े फैसले लिए जाएंगे जिसका बेसब्री के साथ हर किसी को इंतजार है। लेकिन एक बात आशीष मैं आपको चर्चा में लाना चाहूंगा, चूंकि डिफेंस मामलों को आप कवर करते हैं, सर्गेई लावरोव का यहां पहुंचना और रूस के राष्ट्रपति का ना आना, क्या उनकी कमी खलेगी?
देखिए, भारत और रूस के बीच में इतनी टाइम टेस्टेड, इतनी गहरी दोस्ती रही है कि दोनों देशों को एक दूसरे के प्रति दोस्ती दिखाने, बताने या जताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर व्लादिमीर पुतिन नहीं आते हैं तो भारत को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है। हमें समझ, एक अच्छा दोस्त वो होता है ना जो समझता है। हमें जैसे जहां पर जितनी जरूरत रही है रशिया के साथ दोस्ती निभाने की, भारत ने उससे 2 कदम आगे ही निभाई है। लेकिन एक और बात बताऊं, देखिए, भारत भी चाहेगा और साथ ही साथ रूस भी ये चाहेगा। व्लादिमीर पुतिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही नहीं आ सकते थे, वो भी चाहते थे कि भारत अपनी G20 प्रेसिडेंसी बहुत अच्छे से और सक्सेसफुली करे, और इसीलिए वो भी नहीं आए क्योंकि उनके आने से अमेरिका और बाकी देश नाराज हो जाते हैं। अब आपको तस्वीरें में दिखाई दे रहे हैं जोको विडोडो, प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया। G20 इससे पहले बाली में हुआ था, इंडोनेशिया में, और जोको विडोडो ने ही, आपको वो तस्वीरें याद होंगी जो बैटन हैंडओवर किया था, जो एक G20 की प्रेसिडेंसी प्रधानमंत्री मोदी को दी थी। और अब ईस्ट एशिया समिट भी इंडोनेशिया की जकार्ता में पिछले हफ्ते ही ये होस्ट करके आ रहे हैं। आपको याद होगा, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ठीक 2 दिन पहले गए थे, इंडोनेशिया के जोको विडोडो यहां पर तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी पहुंच गए हैं। दीपक बोहरा साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत दीपक बोहरा साहब। आज की सुबह हर किसी को इसका इंतजार था, आप कैसे देख रहे हैं इन तस्वीरों को, जरा बताइए अपने अंदाज में। शायद हमारा उनसे संपर्क टूट गया है, लेकिन एक बात यहां पर है आशीष, ईस्ट, हम लोग कहते हैं ना एक्ट ईस्ट, बार बार बात होती है इस पॉलिसी की, लेकिन यहां तो ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री की रणनीति है एक्ट नॉर्थ, एक्ट वेस्ट, एक्ट वेस्ट, सब कुछ नजर आ रहा है, सिर्फ ईस्ट नहीं है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तभी तो वसुधैव कुटुंबकम बनता है। 2 अगर हम पिलर देखते हैं, नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट, ये 2 स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं भारत की विदेश नीति की। और जब हम G20 जैसा इवेंट होस्ट करते हैं तो फिर एक बड़ा लार्जर थीम बनता है वसुधैव कुटुंबकम। 3 सेशंस हैं, इसको आपको दिखाई देगा। पहला सेशन है वन अर्थ, दूसरा सेशन है वन फैमिली, और फिर अगला यानी कि जो कल सेशन होगा उसका नाम होगा वन फ्यूचर। और यही थीम है इस बार, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। बिल्कुल। और देखिए, फिर से कुछ गाड़ियों का काफिला यहां पर दाखिल होता हुआ नजर आ रहा है, भारत मंडपम की तरफ बढ़ता हुआ। कुछ और मेहमान वहां अंदर दाखिल होंगे। रोमाना, कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का इंतजार हो रहा है। साथ ही आप जानते हैं कि अभी तक जो सऊदी अरब के मुखिया हैं उनका भी यहां पर पहुंचने का इंतजार हो रहा है। MBS मोहम्मद बिन सलमान, वो भी कुछ देर में यहां पर नजर आएंगे। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो अब से कुछ ही देर में यहां तस्वीरों में आप देख पाएंगे। और जिस बात का जिक्र हम कर रहे हैं कि इस बार अपनी मेजबानी में ये G20 की अध्यक्षता में भारत की तरफ से जो मंत्र अपनाया गया वो वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र है। उस मंत्र के जरिए, और ये तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला दा सिल्वा को आप देख रहे हैं, पहुंच गए हैं G20 के इस मंच पर। और ब्राजील ही वो देश है जिसको बेटन यहां नई दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस G20 के लिए सौंप देंगे, क्योंकि अगला मेजबान देश G20 का ब्राजील ही है। 18वीं G20 समिट जो नई दिल्ली में हो रही है, और इसके बाद अगली समिट ब्राजील में होनी है। तो इससे पहले आपने इंडोनेशिया के प्रमुख को देखा था, जोको विडोडो। पिछली बार G20 की मेजबानी इंडोनेशिया की तरफ से की गई। भारत जो इस बार अध्यक्षता कर रहा है, और इस क्रम में अगला वो देश जिसको अध्यक्षता करनी है G20 की, वो ब्राजील है। और उसी के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा को इस वक्त आप देख रहे हैं भारत मंडपम में पहुंच गए हैं। हम सीधे रुक करते हैं, खास मेहमान दीपक बोहरा सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों को, कूटनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं। और आज जब विश्वोत्सव मनाया जा रहा है, ये मंच कूटनीति के कुंभ का नई दिल्ली में सजा हुआ है। सबसे पहला भाव आपके मन में क्या आ रहा है सर? आभारी हूँ, बहुत अच्छा लगता है जब आपके चैनल पर होता हूँ, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बाकी विशेषज्ञ जो आपके साथ है, मैं इस समय न्यूयॉर्क में हूँ। यहाँ पर रात के 12:45, सुबह के 12:45 बजे हैं। बाहर का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है। मौसम समाचार समाप्त करने के बाद बताऊं कि मेरा दिल इस समय इतना फूल जाता है खुशी से देखकर, क्योंकि भविष्य जो है मैम, भविष्य का निर्माण भारत मंडपम में हो रहा है। द फ्यूचर इज बीइंग डिसाइडेड। आज नई दिल्ली दुनिया की राजधानी है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा था
कि जब वो बाकी ग्लोबल लीडर से मिलते हैं। बात ये कि ये जो भविष्य का निर्माण हो रहा है यहाँ नई दिल्ली भारत मंडपम से, जेके त्रिपाठी सर, ये जो भविष्य है वो एक परिवार और एक पृथ्वी के तौर पर दुनिया को एक साथ लेकर चलने वाला भविष्य है, जिसकी तरफ नई दिल्ली में बैठकर मंथन और मुहर लगेगी। त्रिपाठी सर, बेकार के प्रतिबंध नहीं लगेंगे, जहां उनको विश्व बैंक से या आईएमएफ से लोन लेने पर तरह तरह की प्रतिरोधकारी शर्तों का सामना नहीं करना पड़ेगा, जहां डिजिटल इकोनॉमी पे एक्सेस होगा, वहाँ ऐसा है जहां हेल्थ पे, जहां बड़ी खबर आपको बता देते हैं, ये अगले मेहमान जो आप देख रहे हैं वो चीन के प्रीमियर को आप देख रहे हैं, ली क्यांग, जो इस वक्त पहुंच गए हैं। देखिए, चीन की तरफ से लगातार खलल डालने की कोशिश की गई। शी जिनपिंग ने दूरी बना ली G20 की इस समिट से, और ऐसा पहली बार हो रहा है जब G20 में चीन के राष्ट्रपति शिरकत नहीं कर रहे हैं और उनके प्रतिनिधित्व के तौर पर यहां पर प्रीमियर चाइनीज ली क्यांग। अखिलेश, बिल्कुल, तो चीन के प्रीमियर भी यहां पर पहुंच चुके हैं, राष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक तरीके से चीन की जो साजिशें नजर आती रही आशीष पिछले दिनों में, उसका जवाब तो दे दिया गया है, जो बायलैटरल टॉक्स को टाल दिया गया, हर डोमेन में दिया जा रहा है। और अगर देखिए, भारत और भी ज्यादा स्ट्रांग जवाब दे सकता था, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा भारत पैसिव मोड में इसलिए है क्योंकि अभी हम होस्ट कर रहे हैं, और अगर हम कोई ज्यादा ओवर रिएक्शन करेंगे तो वही होगा जो चीन चाहता है हमसे गलती करवाना। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे तरीके से G20 पूरी तरह से निकल जाए, उसका एक अच्छा दिल्ली डिक्लेरेशन हो चीन के रोड़ा अटकाने के बावजूद, और ये डाउनग्रेड करने की कोशिश की गई है शी जिनपिंग द्वारा ली क्यांग को भेजकर। और ऐसे समय में जब भारत और चीन दोनों ही तरफ से कोशिशें भारत की तरफ से कोशिश की जाती रही, लेकिन चीन की तरफ से यह बिल्कुल भी कोशिश नहीं की गई है कि LAC का टेंशन शांत हो। ये आग में घी डालने वाला काम। मेरे साथ अभिषेक उपाध्याय भी जुड़ गए, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। और अभिषेक, देखिए, अभी थोड़ी देर पहले दीपक वोरा साहब कह रहे थे कि पूरी दुनिया की राजधानी अभी नई दिल्ली नजर आ रही है। वाकई में यही माहौल दिख रहा है जो हमने नाम भी दिया है कार्यक्रम का, विश्व उत्सव, और इसमें चीन के राष्ट्रपति ना आए हों, लेकिन प्रीमियर का पहुंचना क्या कहता है? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शी जिनपिंग 2013 में राष्ट्रपति बने थे अखिलेश, और उसके बाद से एक रोम की समिट थी जो उन्होंने मिस की थी, और वो भी इसलिए मिस की थी कि उस समय कोरोना की महामारी थी, उसके अलावा कहीं मिस नहीं की है। इंडिया में वो क्यों मिस कर रहे हैं, इसके सीधे से मायने। और देखिए, चीन कहाँ नहीं है, अफ्रीकन यूनियन के 55 देश इस G20 का इसमें बतौर सदस्य शामिल हो जाएंगे। यहां भी चीन क्रेडिट ले रहा है कि हमने इसकी पहल की थी, जबकि ये पूरी तरह से असत्य है। आप सोचिए, जो चीन ने अफ्रीका के देशों में कर्ज का जाल फैलाया है, वो इसका एक बड़ा मसला है कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग की जाए, और जो मल्टीलेटरल फाइनेंसिंग की बात की जा रही है वो भी इसीलिए की जा रही है। अभी आपको ब्रिक्स याद होगा, ब्रिक्स में जिस तरह से चीन ने एक ब्रिक्स बैंक बना करके पूरी कवायद है कि अफ्रीका के देशों को दूसरे जो विकासशील देश है, जो ग्लोबल साउथ की बात होती है, उनको अपने कर्ज के जाल में लपेट लिया जाए, और ग्लोबल साउथ की सबसे बड़ी आवाज बनकर के चीन राजा बनकर के उभरे। उसको डेंट अगर लग रहा है तो भारत से लग रहा है, और यही वजह है कि चीन इसे डाउन प्ले करने में, और अभी जब दिल्ली डिक्लेरेशन आएगा वहां भी चीन की आपको कवायद दिखाई पड़ेगी कि चीन कोशिश वहां भी कर रहा है कि इसमें चीन की तरफ से लगातार रोड़ा अटकाने की कोशिशें की जा रही हैं। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को लेकर भी सबसे बड़ा रोड़ा चीन की तरफ से ही लगाया जा रहा है। कुल मिलाकर चिढ़ की वजहों की अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात है, यहां एशिया के अंदर भारत का बढ़ता दबदबा, हमारी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, चीन की सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था, और साथ ही साथ जिस तरीके से इस बार दुनिया के भविष्य का एजेंडा सेट भारत कर रहा है, यही वो तमाम वजह जिससे चीन चिढ़ा हुआ है। आशीष कुमार सिंह। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और चीन के लिए भी क्लियर कट मैसेजिंग है। चीन ने अपनी तरफ से चाल चलने की कोशिश की, रोमाना, कि चीन के प्रेसिडेंट यहाँ पर नहीं आते हैं। और देखिए, वो वक्त और था जिसका थोड़ी देर पहले आशीष मेरे सहयोगी जिक्र कर रहे थे। उस दौरान जब अगर प्रधानमंत्री आता था चीन का तो मैंडेट के साथ आता था। हम तब ये आर्ग्यू किया करते थे कि कम से कम 30 साल ऐसे थे जब बॉर्डर पर कोई गोलियां नहीं चली थी। आप गालवान में भारतीय फौज के साथ झड़प करते हैं, फौजियों की जान जाती है दोनों तरफ, और उसके बाद इस तरह की हरकत, तो निश्चित तौर पर भारत की तरफ से क्लियर कट मैसेज है चाइना को कि आप चाहे जो भी कर लें, अब इस रीजन में सुपर पावर के तौर पर भारत उभर रहा है, और ये एक सच्चाई है जो चाइना को एक्सेप्ट करनी ही होगी। लेकिन चाइना एक्सेप्ट कर नहीं पा रहा है। दीपक वोरा सर, शी जिनपिंग नहीं आए हैं,
अपने प्रीमियर को भेजा है, रोड़ा अटकाने की कोशिश है, लेकिन शायद बेचारे खुद अलग थलग पड़ रहे हैं, इसी के दर्द में इस वक्त मुब्तला है। दीपक बोरा जी, आपने बिल्कुल सही कहा है मैम कि उनके अपने देश में उनकी गंभीर समस्याएं हैं। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, आर्थिक स्थिति खत्म हो रही है, प्रॉपर्टी सेक्टर खत्म हो गया, फाइनेंशियल क्राइसिस है। शायद इसलिए नहीं आए, और ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कुछ वरिष्ठ जो अधिकारी हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्होंने झाड़ लगाई है पिंग पोंग को कि भाई तेरे कारण कम्युनिस्ट पार्टी टूट रही है। तो अपने डोमेस्टिक रीजंस के लिए वो यहाँ पे नहीं आया। आते भी मैम तो उनकी प्रेजेंस जो मैंने देखी है पिछले कई सालों से हमेशा डिसरप्टिव होती है। वो हर चीज को तोड़ने की कोशिश करते। चाहते क्या है कि जहां भी मैं जाऊं वहां बारात में मैं ही दूल्हा रहूं, लेकिन फिर वो फूफा बन के रह जाते हैं। लोग उनको इतना पसंद नहीं करते उनकी मीटिंग, और यही चीज हमें नजर आ रही है। यहाँ नहीं आया है तो बहुत अच्छी चीज की है, ताकि हम उन मुद्दों पर फोकस कर सके जो दुनिया को यूनाइट करते हैं, दुनिया को डिवाइड नहीं करते। ये हम पे मेहरबानी की है उस व्यक्ति ने यहाँ ना आकर। आपने बहुत सही तंज किया दीपक बोरा साहब, जो उदाहरण आपने पेश किया दूल्हे और फूफे वाला, ठीक है, लेकिन मैं इस पर यह भी आशीष आपसे समझना चाहूंगा, भले ना आए चीन के राष्ट्रपति, हुआ तो कुछ नहीं। आप देखिए कार्यक्रम पूरी तरीके से सुपरहिट नजर आ रहा है, पूरी दुनिया की निगाहें नई दिल्ली की तरफ है। और आप सोचिए ना, आर्थिक लिहाज से भी दुनिया में जो 80% अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने वाले देश हैं, उसके प्रमुख यहां पर हैं, उनके प्रतिनिधि यहां पर हैं। एग्जैक्टली देखिए, अगर आप चीन की ये हरकत देखेंगे तो उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से भी, व्हाइट हाउस से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया। जो बाइडेन ने भी खुद कहा कि हम उम्मीद करते थे कि वो आएंगे, लेकिन आए ही नहीं, यानी कि भाग खड़े हुए, आप पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी मंशा को अपने एक्शन के जरिए पूरे विश्व को एक बार फिर वेरीफाई कर दिया, प्रूव कर दिया कि उनकी दिलचस्पी नहीं है एलएसी के टेंशन को कम करने में या सॉल्व करने में। उनकी दिलचस्पी नहीं है कि कोरोना जो उनके देश से निकला था, वो उसके आगे जो इंपैक्ट हुआ है उससे किस तरह से निपटा जाए, विश्व की उसकी मदद की जाए। उनकी दिलचस्पी नहीं है जब भारत बात करे कि G20 से G21 हो, अफ्रीका का इंक्लूजन हो, वो वहां पर नहीं रहेंगे। ये सारे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, देखिए एक डिप्लोमेसी में ना, स्ट्रैटेजिक अफेयर्स में एक बड़ी बात होती है, कौन प्रेजेंट है वो तो खबर होती है, वो दिखती है, कौन प्रेजेंट नहीं है वो ज्यादा बड़ी खबर होती है। और वही शी जिनपिंग ने प्रूव कर दिया कि वो नहीं आए हैं, यानी कि इन सब ज्यादा मुद्दों में उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है नहीं। मैं मॉनिटर कर रहा था कि चाइनीज मीडिया को कहां है वो चीन के किसी प्रोविंस में बाढ़ और आई है, तो वहां पर जाके थोड़ा जायजा ले रहे हैं, वहां जहां 1 महीने पहले बाढ़ आई थी। चलिए, ये तो चीन की बात हुई रोमाना, लेकिन जो बेसब्री के साथ इंतजार है अब वो है जो बाइडेन का। देखिए, जो गैर मौजूदगी, जो एब्सेंस की अभी बात कर रहे थे आशीष सिंह, दरअसल चीन जिस तरीके से चाह रहा था कि उसकी एब्सेंस जो है वो खटके, वो किसी को खटकी नहीं है। और शायद यही चीन की चिढ़ की बड़ी वजह है कि चीन मौजूद नहीं है, शी जिनपिंग नहीं आए, लेकिन दुनिया को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और इस बीच ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत मंडपम में पहुंच गए हैं। जो बाइडेन की ये तस्वीर आपके सामने, भारत मंडपम में जो बाइडेन पहुंच गए हैं। कल ही भारत पहुंचने के बाद जो बाइडेन की द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है। दोनों देशों ने आगे अपनी साझेदारी, पार्टनरशिप को किस रूप में बढ़ाना है, इसकी एक रूपरेखा को लेकर चर्चा की है। और सीधे आपको लेकर चलेंगे, आशीष कुमार सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। आशीष कुमार सिंह, पहुंच गए हैं जो बाइडेन, और आज की सुबह की उनकी यहां मौजूदगी और ये बॉडी लैंग्वेज, और अब जिस अंदाज में मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, वो दुनिया के लिए बड़ा संदेश, बहुत बड़ा संदेश। कल रात में ही दोनों के बीच में द्विपक्षीय बातचीत भी हुई है। इस खास मेहमान का सबसे ज्यादा इंतजार था रोमाना कि वो आए और उसके बाद G20 की ये बैठक 2 दिनों की शुरू हो। दोनों के बीच में जो कल बातचीत हुई है, देखिए 29 पॉइंटर्स का जॉइंट स्टेटमेंट निकाला गया है। कौन सा ऐसा सेक्टर है जो अछूता से रह गया, सभी मुद्दों पर दोनों के बीच में बात हुई। और दोनों ही व्हाइट हाउस की तरफ से और भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से जो दोनों की द्विपक्षीय बातचीत के बाद जो बयान जारी किए गए, वो इतने फॉरवर्ड लुकिंग है। तमाम बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जो बाइडेन पहुंच गए हैं भारत मंडपम में। भीतर की ये तस्वीर है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। एआई, एक तरफ तो एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, लेकिन ये एआई मतलब अमेरिका और इंडिया। जिस तरीके से लगातार भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी मजबूत हुई है, वो तमाम अलग अलग क्षेत्र, जिसमें ट्रेड से लेकर, जिसमें
व्यापार से लेकर, जिसमें टेक्नोलॉजी से लेकर, और न सिर्फ टेक्नोलॉजी बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तक, क्योंकि अमेरिका आसानी से तकनीक ट्रांसफर के लिए तैयार नहीं होता था, लेकिन भारत को लेकर अमेरिका ने ये तमाम कदम उठाए। और ये वो गर्मजोशी जिससे दोनों नेता एक दूसरे से मुलाकात करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपने देखा, एक कदम आगे बढ़कर हाथ मिलाया अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से, और अब दोनों नेता एक दूसरे से बात करते हुए, ये मुलाकात का सिलसिला है, कल शाम शुरू हुआ था द्विपक्षीय वार्ता से और अभी भी लगातार जारी है। और ये जो सन टेंपल वाला कोणार्क व्हील है जिसके आगे खड़े होकर ये फोटो अपॉर्चुनिटी चल रही थी, उसी के बारे में और जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को ओडिशा का कोणार्क, जहां पर सन टेंपल है, जहां पर ये सूर्य का रथ है जिसका ये पहिया है, उसी व्हील के सामने खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम विदेशी मेहमानों, डिग्निटरीज को रिसीव कर रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से वहां पर गर्मजोशी से मुलाकात की, उनको उस कोणार्क व्हील के बारे में बताया। अखिलेश, बिल्कुल रोमाना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी की एक खासियत है पर्सनल टच, जो बार बार हम लोग कहते हैं। कोणार्क व्हील, उसके बारे में कुछ जानकारी भी दे दी लगे हाथ प्रधानमंत्री मोदी ने, यानी भारतीय सभ्यता, संस्कृति, चिन्ह, प्रतीक, इसका भी कैसे विस्तार हो, फैलाव हो, पूरी दुनिया के सामने ये चीजें जाएं, इसका भी खास ख्याल मोदी जी रखते हैं। आप उसकी तस्वीरें जो थी उसकी बानगी हमने देखी है। आशीष, बिल्कुल, और ये जो कोणार्क व्हील की हम बात कर रहे थे, दर्शकों को बता रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी ने इंश्योर किया कि वो खुद भी ये पूरा का पूरा मैसेज, चाहे वो भारत की संस्कृति हो, इतिहास रहा हो या परंपरा हो, इन सभी को वो एक बार हाईलाइट करें। और इससे बेहतर कौन हो सकता है? वर्ल्ड के सबसे पावरफुल लीडर्स में से एक, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। ये तस्वीरें भी जाहिर सी बात है कि एक काफी बड़ा संदेश देगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। मेरे ख्याल से, अगर मेरा काउंटिंग सही है, तो मुझे लगता नहीं है कि अभी कोई और लीडर बाकी होगा। और अब सीधे वो जो G20 मीटिंग रूम है उसकी तरफ बढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में जरा मैं दीपक बोहरा साहब से कमेंट लेना चाहूंगा। दीपक बोहरा साहब, आप इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, न्यूयॉर्क में, वहां से कैसे देख रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति का यहां पर पहुंचना, उनका गर्मजोशी से स्वागत होना प्रधानमंत्री मोदी के साथ शिखर वार्ता? और इस बीच एक और खास मेहमान जो पहुंच गए हैं भारत मंडपम। दीपक बोहरा सर, मैं आपके पास लौटूंगी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन अब वो मेहमान सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान जो पहुंच गए हैं भारत मंडपम में। तो आज सुबह ही मोहम्मद बिन सलमान भी भारत पहुंचे हैं और इस वक्त वो भी भारत मंडपम में पहुंच गए हैं। और जिस तरीके से, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, चाहे इजिप्ट हो, चाहे मोरक्को हो, चाहे बांग्लादेश हो, ये वो तमाम देश हैं जो मुस्लिम बहुल आबादी वाले देश हैं, और इनके जरिए भारत जिस तरीके से दोस्ती को लेकर कदम आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। ये देख रहे हैं आप मोहम्मद बिन सलमान को, MBS ये इनका शॉर्ट नेम है जिसके तौर पर ये लोकप्रिय है। और सऊदी अरब में खासे सुधार के लिए श्रेय दिया जाता है मोहम्मद बिन सलमान को, MBS के तौर पर इनकी एक पहचान। और नहीं भूलना चाहिए सऊदी अरब वो देश जिसने अपने यहाँ का सर्वोच्च सम्मान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया था। और ऐसे में अब मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे यहाँ भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सऊदी अरब और भारत, कई तरीके की सहूलियतें और रिश्तों को मजबूती देने वाले फैसले दोनों देशों में देखे जा रहे हैं, खासतौर से हज को लेकर। आशीष कुमार सिंह, देखिए, एक शाम को आज थोड़ा सा सस्पेंस रहने देते हैं। बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है जिसमें सऊदी अरेबिया की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। तो हर लिहाज से क्राउन प्रिंस भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उन सारे वजहों की वजह से जिसका जिक्र आप कर रही थी। बनिस्बत पाकिस्तान निश्चित तौर पर बहुत बड़ा बैलेंसिंग फैक्टर है और बड़ा क्रूशियल हमारे लिए सऊदी क्राउन प्रिंस हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि शाम तक का इंतजार करें, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है जो कि ग्लोबली बहुत मुख्य तौर पर रजिस्टर होगा, जिसमें बड़ी अहम भूमिका निभाने वाले क्राउन प्रिंस, इनका इंतजार था। और बिल्कुल, तो कूटनीति का ये कुंभ, और अब कुछ ही देर में मंच सजने वाला है। तमाम खास मेहमान यहां पर पहुंच चुके हैं, सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिसीव किया है। अब आगे क्या? सबसे पहले तो वो फोटो ऑप होगा, वो तस्वीर होगी जिसमें तमाम ये प्रमुख एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे। और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं अखिलेश के पास। बिल्कुल रवाना, और देखिए अभी की बड़ी खबर मैं दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा कि जिन मेहमानों का इंतजार किया जा रहा था बेसब्री के साथ, वो तमाम मेहमान पहुंच चुके हैं। यानी अब यह कार्यक्रम आगे बढ़ने वाला है। मेहमानों के स्वागत का जो कार्यक्रम आप देख रहे थे, जो तमाम तस्वीरें आप देख रहे थे, वो एक एक करके अब पहुंच चुके हैं। इन मेहमानों के पहुंच जाने के बाद अब ये सभागार में पहुंचेंगे, वहां पर बैठक शुरू होगी, महामंथन
जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, वो चर्चा अब शुरू होने वाली है।